दोस्तों, स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। पिछली 7 क्लासेस के अंदर हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस के अप्रॉक्स 250 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको लीगल राइट एंड ड्यूटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कराए थे और आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पोजीशन एंड ओनरशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीगल मोड ऑफ पोजीशन। अब अगर पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन और ओनरशिप के अंदर बहुत मेजर डिफरेंसेस है। वो उसको हम लोग जब मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की आपको क्लास कराऊंगा उस लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पोजीशन और ओनरशिप के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो लीगल मोड ऑफ पोजीशन क्या है, कौन कौन सा लीगल मोड है इनमें से और कौन सा लीगल मोड नहीं है। टेकिंग, डिलीवरी, बाय एक्विजिशन और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जो लीगल मोड यहाँ पे नहीं है वो कौन सा है, एक्विजिशन नहीं। अगर मैं टेकिंग की बात करूं तो यहाँ पे टेकिंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई ऐसे कोई वॉच है या फिर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको रोड पे मिलता है। अब जिस भी इंसान का वो इंस्ट्रूमेंट है आपको नहीं पता कि कौन है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का ओनर, तो आप क्या करते हैं उस चीज को आप उठा के अपने पास में रख लेते हैं। तो ये जो तरीका है, तो क्या हुआ इससे, आपका जो वो इंस्ट्रूमेंट था वो आपके पोसेशन के अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेकिंग के अंदर गए विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द ओनर, कि जिसके पास जो पेटेंट टाइटल है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का वो एक्चुअल में ओनर है, लेकिन क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे ये नहीं पता कि इसका ओनर कौन है, तो आपने उस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास में रख लिया, तो पोजीशन तो किसके पास में होगी, आपकी। तो टेकिंग का आपको एग्जांपल यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूं डिलीवरी, तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि विद कंसेंट, कि ओनर ने आपको विद कंसेंट जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपको ट्रांसफर कर दिया और वो जो इंस्ट्रूमेंट है अब आपके पोजीशन के अंदर आ गया। तो अगर टेकिंग की बात की जाए तो विदाउट एनी कंसेंट जो है आप पोसेस कर लेते हैं किसी भी चीज को, और डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि विद कंसेंट जो है आप किसी भी चीज को पोसेस करते हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, तो वो जो प्रॉपर्टी है आने वाले टाइम पे वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, वो मेरे पास में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मैं इकलौता अगर अपना चाइल्ड हूं मेरे फादर का, तो वो किसके थ्रू आई, वो इनहेरिटेंस के थ्रू आई। या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो बाय डिक्री, बाय ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, की कोर्ट जो है चाहे तो किसी के भी फेवर में डिक्री सुना दे सकता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है फलाना फलाना इंसान के पोजीशन के अंदर जाएगी। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के दो हमने एग्जांपल यहाँ पे देख लिए हैं। One of the important elements in conception of possession is possessionism, which means direct control over object, effective control of the object, an intention on the part of the possessor to exclude any interference by other, an intention to hold the object as owner. तो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है या फिर पोजेशन का वो क्या है, पोसेसियोनिस। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट, की आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, जहां पे एनिमस भी होना चाहिए और जहां पे कॉर्पस भी होना चाहिए, जहां पे आपका इंटेंशन भी होना चाहिए और आपका कंट्रोल भी वहां पे होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग principal deposits goods with an agent, buyer purchasing a book from the shopkeeper, owner wearing his watch, author's copyright in his work। तो ऑथर कॉपीराइट इन हिज वर्क की अगर मैं बात करूं तो जो कॉपीराइट का आपको ओनरशिप मिलती है, तो वो कॉपीराइट की जो ओनरशिप है, जो पोजीशन है, वो क्या होगी, वो इनकॉर्पोरियल होगी, वो कहीं भी एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो पर्टिकुलर बुक है उसके ऊपर ओनरशिप है, पोजीशन किसका है, आपका है, तो वो इनकॉर्पोरियल पोजीशन कहलाएगा। ओनर वियरिंग हिज वॉच, तो ओनर के पास में वॉच है, तो ओनर के पास में उस पर्टिकुलर वॉच का क्या है, कंट्रोल है, तो ये क्या कहलाई जाएगी, ये कॉर्पोरियल पोजीशन कहलाई जाएगी। बायर परचेसिंग ए बुक फ्रॉम द शॉपकीपर, अब एक वर्ड है इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत, आपको पता है तुरंत। तो बायर ने परचेज करी बुक शॉपकीपर से, तो ये क्या हो जाएगा, इमीडिएट पोजीशन। वहीं अगर इमीडिएट पोजीशन की बात करें तो प्रिंसिपल डिपॉजिट गुड्स विद एन एजेंट, की जो प्रिंसिपल है वो एजेंट के द्वारा किसी भी गुड्स को क्या करता है, खरीदता है या फिर बेचता है, तो वो क्या हो जाएगा, मीडिएट। मीडिएट के अंदर क्या होगा कि एक मीडिएटर है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन या ओनरशिप के बीच में कौन है, एक मीडिएटर है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डिपॉजिट गुड्स विद एन एजेंट का क्या हो गया, 2 ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 जो है यहाँ पे हो गया, सी का 4 और डी का 3, तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे ए। Who amongst the following has not propounded a theory of possession? Savigny, Salmon, Pollock और Friedman। तो इन चारों में से कोई भी एक भी थ्योरी या कोई भी एक स्टेटमेंट किसने नहीं दिया, वो है फ्रीडमैन ने, आज तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। Which one of the following statement is true? The transfer of possession is more technical than the transfer of ownership. The right of possession is superior to that of ownership. The right of possession
involves the right to own a property, animus and corpus are necessary for acquisition of possession. तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो इफेक्टिव कंट्रोल होना जरूरी है और इफेक्टिव कंट्रोल के अंदर एनिमस भी आता है और कॉर्पस भी आता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जो पोजीशन है वो मोर टेक्निकल देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जबकि हमको पता है कि जो ओनरशिप है वही एक फाइनल जो है अथॉरिटी होती है, जिसके अंदर जो पर्सन है जिसके पास सारे रेसिडुअरी राइट्स होते हैं। वही पोजीशन की बात करें तो सारे राइट्स पोजीशन के पास में नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द राइट ऑफ पोजीशन इज सुपीरियर टू दैट ओनरशिप, ये स्टेटमेंट भी गलत। अभी हमने स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या बात करी कि ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट, आपके पास में बंडल ऑफ राइट्स आएंगे ओनरशिप के अंदर, लेकिन भाई पोजीशन की मैं बात करूं तो पोजीशन में कुछ लिमिटेड राइट्स ही आपके पास में होते हैं, तो सुपीरियर कौन हुआ, ओनरशिप जो है सुपीरियर हुई। द राइट ऑफ पोजीशन इन्वॉल्व्स द राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ पोजीशन इन्वॉल्व्स द राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है, जब ओनरशिप इन्वॉल्व्स द राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारे पे डी, जो कि करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है। Which of the following acts protects the possession in India? Criminal Procedure Code, Specific Relief Act, both A and B और none। तो इन दोनों एक्ट के अंदर क्या है कि कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। The meaning of the term immediate possession is possession acquired through an agent, title of the right and not the right itself, voluntary requirement of possession, continuous claim of it। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी तरह का पोजीशन आप एक्वायर्ड करते हो थ्रू एन एजेंट, वो क्या हो जाएगा, इमीडिएट पोजीशन हो जाएगा। पोजीशन थ्रू एन एजेंट और सर्वेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इमीडिएट पोजीशन, इनकॉर्पोरियल पोजीशन, मीडिएट पोजीशन या कॉर्पोरियल पोजीशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमीडिएट पोजीशन। पोजीशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर कॉमन लॉ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट राइट टू पोजेस, बेटर राइट टू पोजेस, पोजेशन इन टाइम और जॉइंट पोजीशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेटर राइट टू पोजेस। बेटर राइट टू पोजेस का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज डिस्कस करी थी कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको एक वॉच मिल जाती है और आप उस वॉच को उठा लेते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, आपको लगता है कि ये यहाँ पे इसका मालिक मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करते हैं, उस वॉच को उठा के अपनी जेब में डाल देते हैं। थोड़े दूर आप चलते हैं, तभी आपको एक सामने एक पर्सन जो है आपके पास में आता है और वो ये बोलता है कि आपके पास मेरी वॉच है। आप ये बोलते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि ये वॉच आपकी है, तो सामने वाला पर्सन ये बोलता है कि मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा था कि आपने मेरी वॉच उठाई है, और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वॉच मेरी है तो मैं आपको मेरा बिल दिखा सकता हूं। तो आप कहते हैं कि आपने बिल दिखाइए, तो उस बिल के अंदर क्या लिखा हुआ था, उस बिल में ये लिखा हुआ था जो भी वॉच आपने उठाई थी उसका नंबर और बिल के अंदर जो वॉच उसका नंबर जो है दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो सामने वाली पार्टी जो है उसके पास में बेटर टाइटल आ गया, बेटर राइट आ गया, और उसने ये प्रूव कर दिया आपको कि उसके पास में बेटर टाइटल है। तो इसीलिए क्या बोला गया, पोजीशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर कॉमन लॉ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेटर राइट टू पोसेस, जिसके पास भी बेटर राइट होगा पोजीशन का उसके पास में प्रॉपर्टी चली जाएगी। Goods owned by A were put by her in rooms in the house of B with B's permission. The rooms were locked by A's agent who gave the key to C. A's husband with the permission of A, the possession of the room was with। अब ये एग्जांपल में कहती गुड्स ओन्ड बाय ए, जो गुड्स है वो किसका है, ए का है। वर पुट बाय हर इन द रूम्स इन द हाउस ऑफ बी, ए के गुड्स है लेकिन किसके घर में उसने गुड्स को रख दिए, बी के घर में अंदर उसने गुड्स को रख दिए विद बी's परमिशन, बी की परमिशन के साथ में। द रूम्स वर लॉक्ड बाय एज एजेंट हु गेव द की टू सी। अब ए का जो एजेंट है, एग्जांपल उसको सपोज मान लिया जाए तो जे जो है ए का एजेंट है, उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर गुड्स को बी के रूम के अंदर रख दिया, लेकिन उसने उसकी चाबी किसको दे दी, उसकी चाबी उसने दे दी सी को। एज हस्बैंड जो कि ए का हस्बैंड है विद द परमिशन ऑफ ए, द पोजीशन ऑफ द रूम वाज विद एज एजेंट बी और सी। तो यहाँ पे जो की है वो किसके पास में, लास्ट के अंदर, वो लास्ट के अंदर किसके पास में, सी के पास, जो कि ए का हस्बैंड है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो किसके पास में हो गया फाइनल, यहाँ पे सी के पास में। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और एक होता है एक्चुअल डिलीवरी। तो ये एग्जांपल है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, जहां पर जो जिसके पास में की होगा वो होगा एक्चुअल पोजीशन किसी भी प्रॉपर्टी का। Possession is intention coupled with the physical power to exclude other from the use of material object. Who said this? कैल्सन, पाउंड, सेलमन और सेविग्नी। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये स्टेटमेंट दिया सेविग्नी ने। सेविग्नी ने आपको ये स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाली चीज नहीं है। एनिमस डोमिनी इज एन एसेंशियल ऑफ पोजेशन अकॉर्डिंग टू सेविग्नी। सेविग्नी ने एनिमस डोमिनी के बारे में बताया था, कॉर्पस पोसेसियनिस के बारे में भी सेविग्नी ने बताया था। X, a servant finds a bag at the basement of the shop. He hands it over to the Y, the owner of the shop, who asks him to place it in the almirah. Now the bag is in possession of X because he was the finder, Y because he was the owner of the shop.
Y because he in him there was a union of corpus and animus. X because he has kept in the almirah. अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपको कोई भी स्टेटमेंट को ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको लग रहा है जो बहुत ही होलिस्टिक आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा, सी बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ कॉर्पस एंड एनिमस। तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉर्पस और एनिमस को प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो ये बहुत ही आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि एक्स सर्वेंट, जो कि एक्स का सर्वेंट है, वाई का सर्वेंट है, और ये जो पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, जो शॉप जो है वो किसकी है, वो वाई की शॉप है, और एक्स वाई की शॉप के अंदर जो अलमीरा रखी हुई है उसी के अंदर रखता है उस बैग को, और वो शॉप किसकी, वो किसकी शॉप है, वो वाई की शॉप है। तो अगर और बैग को रखने के लिए किसने बोला, बैग को रखने के लिए बोला है वाई ने। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एनिमस भी वाई का है और कॉर्पस भी वाई का है, शॉप भी वाई की है, और बोला भी किसने, वाई ने है उस बैग को अपनी अलमीरा के अंदर रखने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। Who divides possession into corporeal and incorporeal? Pollock, Holmes, Salmon या Holland? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है सैलमन ने, जिसने पोजीशन को डिवाइड किया है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल को, जिसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। Who among the following has said that ownership is a right over a determinate thing independent in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration? तो ये अगर आपने मेरी ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो उस क्लासेस में मैं कम से कम 2 से 3 बार इस स्टेटमेंट को डिस्कस कर चुका हूं, और ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है ऑस्टिन का। Which one of the following is not a correct classification of possession? Possession in fact and possession in law, immediate and immediate possession, corporeal and incorporeal possession, और direct and indirect possession। तो इसमें से कौन सा जो है सही क्लासिफिकेशन नहीं है पोजेशन का, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पोजेशन जो है सही नहीं है। कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल पोजेशन को मैंने भी डिस्कस किया था कि कोई भी जो है इनटेंजिबल थिंग के अगर आप मालिक हो गुडविल के अगर आप मालिक हो तो आपके पास क्या है, इनकॉर्पोरियल पोजेशन। भाई टेंजिबल थिंग के अगर आप मालिक हो तो क्या हो, अगर आप टेंजिबल थिंग जो आपके पोजेशन के अंदर है तो आप क्या कहलाया जाएगा, कॉर्पोरियल पोजेशन। इमीडिएट और इमीडिएट पोजेशन मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो भी हाथों हाथ आप किसी भी चीज को जो है अपने पोजेशन में कर रहे हो किसी सामने वाले के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, इमीडिएट। वही इमीडिएट का मतलब क्या होगा, किसी भी मीडिएटर के थ्रू या किसी भी एजेंट के थ्रू किसी भी प्रॉपर्टी को आप एक्वायर कर रहे हो, वो हो जाएगा इमीडिएट। अब बात करिए पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ की। पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ, एक सर्वेंट है जहां पर सर्वेंट को मैंने ये बोला कि तुम जाके क्या करो, मेरी बाइसिकल लो और जाके तुम सब्जियां लेके आ जाओ। तो वहां पे सर्वेंट जो है वो जाता है और दुकान पे जाके जो है वेजिटेबल्स जो है ले लेता है। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वो बाइसिकल है, वो बाइसिकल किसके कंट्रोल में, वो बाइसिकल किसके कंट्रोल में, वो बाइसिकल है मेरे सर्वेंट के कंट्रोल में, लेकिन एक्चुअल में उसका ओनर कौन है, वो मैं हूं। तो अगर पोजीशन इन फैक्ट की बात की जाए तो पोजीशन इन फैक्ट के अकॉर्डिंग जो मेरा सर्वेंट है उसके पास में वो बाइसिकल है। वही पोजीशन इन लॉ की बात मैं करूं तो उसका एक्चुअल में पोजीशन किसके पास में, वो मेरे पास में, एक्चुअल एंटाइटलमेंट किसके पास में, मेरे पास में। तो ये हो गया पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ का डिफरेंस। The concept of possession according to Savigny must have which of the following ingredients? Animus domini only, corpus possession only, animus domini and corpus possession is quasi possession। तो आंसर क्या हो जाएगा, animus domini and corpus possession is। Point out the correct answer। Essential element of possession is corpus possession only, animus domini only। यही सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया यहाँ पे। Ownership is classified in the following ways: corporeal and incorporeal, mediate and immediate, sole and co-ownership, vested and contingent। तो यहाँ पे mediate और immediate ownership जो है कोई क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। जो एक्चुअल में 3 है वो कौन है, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, सोल एंड को-ओनरशिप, वेस्टेड एंड कंटीजेंट ओनरशिप। कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल में ऑलरेडी आपको पोजीशन में समझा चुका हूं, वो ऑलरेडी सेम कांसेप्ट है दोनों। सोल एंड को-ओनरशिप का मतलब है इस पेन का मालिक कौन है, मैं हूं। अगर अकेला तो वो हो गया सोल, वहीं इस पेन के 2 मालिक अगर होते हैं तो उसको क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा को-ओनरशिप। वेस्टेड एंड कंटीजेंट ओनरशिप की अगर मैं बात करूं कि ऐसा कोई भी ओनरशिप जहां पे वो डायरेक्ट आपको आ जाती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन या विदाउट एनी कंडीशन, कि ये मान लिया जाता है कि ये जो पेन है मेरे फादर जो ये पेन मुझे दे देते हैं तो उसी वक्त से ये इसकी ओनरशिप इसके पास चली जाएगी मेरे पास में। वहीं अगर मेरे फादर में ये कंडीशन लगा देते हैं कि जब तुम 10th क्लास को पास करोगे या फिर तुम जुडिशरी पास करोगे उसके बाद तुमको ये पेन मिलेगा, तो ये ओनरशिप किस टाइप की हो जाएगी, ये ओनरशिप हो जाएगी कंटिंजेंट ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज इनकॉर्पोरियल ओनरशिप, कंटिंजेंट ओनरशिप, लिमिटेड ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि गुडविल की बात हुई या किसी भी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट की बात की, किसी भी आईपीआर की बात करें तो वो सब किसमें इंक्लूड होंगे, वो सब इंक्लूड होंगे इनकॉर्पोरियल ओनरशिप के अंदर। Assertion: a finder of a thing has title to it. Reason: the finder's title to a thing is superior to that of the true owner. A finder of a thing has title to it, ये स्टेटमेंट सही है कि
किसी भी पर्सन जिसको कोई चीज मिलती है उसका वो जो उसके पास उसका टाइटल आ जाता है, किसके थ्रू आ जाता है बताइए, मैंने डिस्कस किया था किसके थ्रू में आ जाता है, यहाँ पे आप जल्दी से कमेंट के अंदर बताइए। तो फाइंडर्स टाइटल टू ए थिंग इज सुपीरियर टू दैट द ट्रू ओनर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो ट्रू ओनर है उसके पास में बेटर टाइटल होगा उस पर्सन से जो कि फाइंडर है। टेकिंग के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि टेकिंग के अंदर जो है अगर कोई भी फाइंडर जिसको पता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कोई भी मालिक मुझे नहीं आसपास नहीं है तो वो उसको उठा लेता है, तो उसके पास में कौन सा आ गया यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट टाइटल। लेकिन बेटर टाइटल किसके पास में, जो ट्रू ओनर है उसके पास में बेटर टाइटल है। तो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे जो रीजन है वो क्या यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। Austin described ownership as a right over a determinate thing with reference to which of the following? Indefinite in point of user, अनरेस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन। तो ये स्टेटमेंट जो 2 है वो गलत है। अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन जो स्टेटमेंट 3 है वो यहाँ पे सही, तो 1 और 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए पार्टनर इन फर्म इज ए सोल ओनरशिप, को ओनरशिप, लीगल ओनरशिप या कॉर्पोरेट ओनरशिप। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, को ओनरशिप। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो वो को ओनरशिप कहलाई जाती है। Who said that ownership is a plenary control over an object? Hibbert, Austin, Holland और Selman। तो स्टेटमेंट किसने दिया, ये स्टेटमेंट दिया था हिबर्ट ने। ओके, ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये स्टेटमेंट दिया है हॉलैंड ने। Which theory is not connected with the concept of property? इसमें से कौन सी जो थ्योरी है वो कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी से कहीं भी रिलेट नहीं करती है। रियलिस्ट थ्योरी की बात की तो रियलिस्ट थ्योरी कोई थ्योरी नहीं होती, रियलिस्ट स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस होता है। साइकोलॉजिकल थ्योरी ठीक है, लेबर थ्योरी और नेचुरल लॉ थ्योरी। तो इसमें से कौन सी जो है प्रॉपर्टी की थ्योरी से कनेक्ट नहीं करती है, तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, रियलिस्ट थ्योरी जो है प्रॉपर्टी की थ्योरी से कनेक्ट नहीं करती है। द राइट ऑफ एन ओनर आर इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट, रेसिड्यूरी, इंडिटरमिनेट एंड रेसिड्यूरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेसिड्यूरी। राइट्स ऑफ एन ओनर आर रेसिड्यूरी क्यों कहा गया, क्योंकि जो ओनरशिप है उसमें आपको बंडल ऑफ राइट्स मिलते हैं। बंडल ऑफ राइट्स का मतलब क्या होगा कि आप अगर कुछ राइट्स जो है किसी और को ट्रांसफर कर भी देंगे उसके बावजूद आपके पास ऐसे रेसिड्यूरी राइट्स रहेंगे जिसके वजह से आप क्या हो सकते हो, अभी भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के क्या हो सकते हो, ओनर बने रह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया उसके बावजूद भी आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के क्या रहेंगे, आप ओनर रहेंगे। इसलिए द राइट्स ऑफ एन ओनर आर रेसिड्यूरी राइट्स। ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, पर्सनल राइट्स, राइट्स इन रैम और राइट इन पर्सनल। तो ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ राइट इन रैम। ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ राइट इन रैम क्यों कहलाया गया, अगर आप इस पेन के मालिक हो तो आप इन्फोर्स कर सकते हो राइट को पूरे अगेंस्ट द वर्ल्ड, जहां पे वर्ल्ड का कोई भी पर्सन आपको ये नहीं बोल सकता है ये पेन उसका है। आप ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, पर्सनल राइट, राइट इन रैम और राइट इन पर्सनल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट इन रैम। जो ओनरशिप है वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में आप एनफोर्स कर सकते हो। ओनरशिप टू पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एंड द राइट टू एन ईजमेंट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेट ओनरशिप, कॉर्पोरेट ओनरशिप, इक्विटेबल ओनरशिप और कंटीजेंट ओनरशिप। तो भी मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि इस तरह के जो ओनरशिप है उनको क्या कहा जाता है, इनको इनकॉर्पोरेट ओनरशिप कही जाती है। तो आज हमने 28 क्वेश्चन को डिस्कस किया, प्रीवियसली हमने 250 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो अप्रॉक्स 280 क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके आप जो है जुरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप साथ में उस लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट के अंदर या फिर क्लैट पीजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।